सिखाओ बंधो। नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान हूँ और बीबीसी में मैं एक संपादक के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं पहले ही बता दूँ कि मेरी भाषा में बहुत मिलावट नज़र आएगी, क्योंकि मैं हिंदी पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन हिंदी समझने वालों की पत्रकार हूँ। भले ही उनकी जो बोली या भाषा है, मातृभाषा है, वो अलग हो, और इसी विविधता पर मुझे गर्व है, क्योंकि और कृष्ण कुमार जी ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया भी है। ये जो सत्र है वो है कि जाए तो जाए कहाँ, और ये ऐसा सवाल है जिसको लेकर हम सार्वजनिक जीवन में अक्सर ही मुखातिब होते रहते हैं कि आप किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और उससे आपकी विश्वसनीयता पर कितना असर हो रहा है। तो जब इस सत्र के लिए यहाँ हिंदवी में मुझे जब आना था, और ये मेरे संस्थान के भी कुछ नियम है कि जब हम कहीं जाते हैं तो उसकी पूरी पड़ताल होती है कि आप किन के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं उस जगह पे, आपको कौन उस संस्था को फंड करता है, बहुत सारे प्रश्न इसके अलावा। तो जब मैंने इसके लिए परमिशन मांगी ऑफिस में, तो हमारे संपादक है राजेश प्रियदर्शी जी, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछा कि तुम क्यों जाना चाहती हो। और इस सवाल ने एक्चुअली मुझे बहुत क्लैरिटी भी दी कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद इस विषय पर मेरी उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई, और जिससे मुझे लगा कि ये सच में बहुत आसान सवाल नहीं है कि आप कहाँ और क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि 100 साल दरअसल लग जाते हैं किसी भी क्रेडिबिलिटी को बनाने में, लेकिन शायद टूटने में 10 साल भी नहीं लगते उस विश्वसनीयता को। तो सही सवाल भी है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज हम यहीं से शुरुआत करूंगी कि हमारे पैनलिस्ट के जो पैमाने हैं वो क्या हैं, कसौटी क्या है, क्योंकि कई बार अपने लिए जो पैमाने हम तय करते हैं उनमें थोड़ी ढील बरतते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए कसौटी तय करते हैं उसमें थोड़े सख्त हो जाते हैं। मेरी एक छोटी सी समझ ये कहती है कि जहाँ पर भी जाने में आप दोराहे पर महसूस करें या आप कंफ्यूज्ड हैं, तो शायद वहाँ ना ही जाएं, क्योंकि जाकर शायद आपने इतना कुछ नहीं खोया, लेकिन जाकर शायद कुछ आप खो दें। तो मैं वहीं से शुरुआत करूँगी और मृदुला जी से स्टार्ट करूँगी कि आप इस विषय पर क्या सोचती हैं, आपके क्या पैमाने हैं या आपके क्या कसौटी है। बहुत शुक्रिया। ये सवाल इसमें है कि हम कैसे मंचों पर जाएं। तो मेरा तो पहली प्रतिक्रिया यही है कि मंच पर हम क्यों जाएं, हम अकेले अपनी राह तलाशें। और मैं ख़ुद यही करना चाहती हूँ, करती रही हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत कुछ झेलना भी पड़ा है। मगर सवाल ये है कि अकेले होना तो बहुत आसान है, मगर अकेले किसी चीज़ से लड़कर उसे फतह पाना वहाँ पर वो मुश्किल है। उसके लिए साथ चाहिए। तो साथ चाहिए, मंच नहीं जी। क्योंकि मंच में होता क्या है, बहुत मंच हुए हैं, जैसे प्रगतिशील मंच एक बारी में एक समय में बहुत उसने विरोध और विद्रोह का लोगों में जागृत किया उनके भीतर, मगर कुछ देर बाद वो अपने आप एक वाद बन जाता है। और वो जैसे स्कूल के अध्यापक की बात हो रही थी, वो भी आपके ऊपर एक भाषा और एक ख़ास तरह का एक ख़ास तरह की वैचारिकी आपके ऊपर थोप देता है, और अगर आप उससे अलग होते हैं तो फिर आप उस मंच से भी अलहदा फेंक दिए जाते हैं। इसलिए मंच से तो थोड़ा दूरी रहना मुझे लगता है कि वाजिब है। मगर बात लेखकों की हो रही है यहाँ पर, तो लेखकों पर कुछ कह सकती हूँ? जी ज़रूर। मतलब ये इसमें कुछ शब्द आए हैं, आत्म अन्वेषण, अंतर्द्वंद, असमंजस। मैं समझती हूँ तो सार तत्व हैं रचना के। इनके बिना तो रचना की ही नहीं जा सकती। अगर आप सोचते हैं कि आपके सवालों के निर्द्वंद तार्किक उत्तर हैं, तो आप वैज्ञानिक या गणितज्ञ तो हो सकते हैं, आप लेखक नहीं हो सकते। लेखक होने का मतलब है कि आप अपने विकल्प खुले रखें। यानी अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, जो आजकल एक खासा मज़ेदार सा वाक्य बन गया है, तो दूसरे को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आजकल क्या होता है, जैसे ही कोई कुछ कहता है आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। आपकी भावनाएं, जो अधिकतर जिनको धार्मिक का नाम दिया जाता है, आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, और आप चाहते हैं कि उसकी
बिल्कुल भी उसकी जो अभिव्यक्ति है उसे घोट दिया जाए। तो ये जो चल रहा है आजकल, तो इसमें ये सब सत्ता के साथ होता है, सत्ता के साथ होने पर होता है, सत्ता के इशारे पर होता है। और वहीं पर बात होती है असुरक्षा की। एक बात हुई है समकालीन असुरक्षा की का माहौल। तो खैर 80% जो लोग हैं इस देश के, वो तो हमेशा असुरक्षा में ही जिए हैं। उनको किसी प्रकार की भी सुरक्षा नहीं मिली है, ना शिक्षा मिली, ना रोज़गार मिला, ना इज़्ज़त मिली, बल्कि हिंसा ही मिली और शोषण ही मिला। और अगर खेती की तो न ज़मीन मिली, ना सिंचाई के लिए पानी मिला, ना बीज मिला, ना खाद मिला, ना भंडारण मिला, ना मंडी मिली। और अंततः कर्ज लेके वो इस हाल में पहुँचे कि छोड़कर ज़मीन शहर आ जाएं और दिहाड़ी मजदूर बन जाएं। और उसमें सबसे मज़ेदार बात ये कि एक ज़माने में जो काम साहूकार करता था वो आजकल सरकारी बैंक करते हैं। तो उनके लिए तो कभी सुरक्षा का कोई सवाल पैदा ही नहीं हुआ। तो जाहिर है आप बात जो कर रहे हैं वो पढ़े लिखे तबके की कर रहे हैं और लेखकों की ख़ास तौर पर कर रहे हैं। और उसमें जैसे मैंने कहा कि ये सब तो लेखक के, इसके बिना वो लेखन कर ही नहीं सकता। और ये भी हम जानते हैं कि उत्कृष्ट लेखन तभी हुआ है जब लेखन पर बंदिशें हुई हैं। चाहे वो दोस्तोयेवस्की का लेखन हो, सोल्जनित्सिन का लेखन हो, चाहे वो फणीश्वर नाथ रेणु का लेखन हो, या वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेखन हो, या पाश का लेखन हो, कोई भी लेखन जो लेखन हुआ है वो उन्हीं तभी सबसे अच्छा लेखन हुआ है जब कुछ बंदिशें हुई हों किसी न किसी प्रकार की। अब तो बंदिशें इतनी हैं, अब पहली बार वो असुरक्षा का जो वातावरण है वो असुरक्षा लेखक लिखने और कहने में भी महसूस कर रहे हैं, लेखक से ज़्यादा पत्रकार, और एक ख़ास समुदाय भी महसूस कर रहा है। क्योंकि अब जाति के साथ धर्म भी जुड़ गया है, अलग करने को, लोगों को शोषण करने को, उन पर हिंसा करने के लिए। और ये सब सिखलाया जा रहा है बाकायदा, और हम सीख रहे हैं। और ज़्यादातर लेखक, मैंने बहुत लेखकों को ये कहते हुए सुना है कि हमें तो अगर हमारे खिलाफ़ अगर FIR हो गई तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम वकील करें। तो पत्रकार तो ठीक हैं, वो जुटा सकते हैं एक वकील, मगर ये एक डर जो है ये बिठलाया गया है अंदर, और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है डरने की, और फिर आप उस तरह साफ गोई से नहीं लिखते जैसा आप सचमुच महसूस करते हैं। तो अगर मुझसे पूछे जाए कैसे मंचों पर जाएं, तो ऐसे मंचों पर जाएं जहां आपके परिचित ना जाते हों। ऐसे लोगों से मिलें जिन्हें मिलने में आपके परिचितों को संकोच होता हो, उन्हें लगता हो कि ये उस लायक नहीं है। तो अगर आप अपने क्षेत्र से बाहर जाकर अन्यत्र लोगों को मिलेंगे तो तभी आप उस अंतर्द्वंद और असमंजस की स्थिति पैदा कर सकेंगे जिसमें आप किरदार रच सकें। जो लेखक के भीतर अंतर्द्वंद होता है, पहले आत्मान्वेषण होता है, उससे अंतर्द्वंद पैदा होता है, उससे असमंजस पैदा होता है, उसी से किरदार पैदा होता है। और किरदार के भीतर भी अगर अंतर्द्वंद नहीं है, असमंजस नहीं है, तो वो किरदार नहीं है, काठ का पुतला है। कठपुतली जो आप कह रहे थे वही है, वो व्यंजना में नहीं, अभिधा में कठपुतली है, वो पात्र फिर नहीं है। और ज़्यादातर हिंदी लेखक आजकल इतना डर रहा है, डर कर लिख रहा है कि वो उन बातों के ख़िलाफ़ तो जाता है जिसमें सरकार को कोई तकलीफ़ ना हो, उन बातों के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं बोलता जिसमें सरकार को तकलीफ़ हो। जी, मृदुला जी ने जो बोला कि पत्रकार तो जुटा लेते हैं, बट आज के ज़माने में जो जुटा सकता है वकील, वो वैसी पत्रकारिता ही नहीं करता, वो मुसीबत में फंसता ही नहीं उतनी, और चाहे वो लेखक भी हो जो जिनके साथ है। खैर, क्योंकि आप लेखक हैं, मैं अशोक कुमार पांडे जी से बात करूंगी, क्योंकि फिर उसको संजीव जी ज़रूर उसके बारे में बात करें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या कसौटी है या आपके क्या पैमाने हैं? शुक्रिया। एक बात तो जहाँ से मृदुला जी ने ख़त्म किया, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जिस दिन मुझे लिखते हुए डर लगेगा, डर लगता है, सबको डर लगता है, डर बहुत छोटी मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जिस दिन मैं अपने कमरे में बैठा हूँगा, मेरे सामने किताबें खुली होंगी और टाइप करते समय मुझे लगेगा यार ये लिखा तो किसी को बुरा लग सकता है, ये लिखा तो कुछ हो सकता है, मैं उस दिन अपने कंप्यूटर पर फिल्में देखना शुरू कर दूँगा, अच्छी दुनिया की फिल्में देखूँगा, मैं लिखना बंद कर दूँगा। रघुवीर सहाय की एक कविता है, बार बार याद आती है वो, और रघुवीर इसलिए भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के दौर में उन्होंने लगातार लिखा। तो वो कहते हैं कि किसने कहा था आपसे आइए और लिखिए,
लेखन एक ऐसा काम है जिसके लिए कोई आपको आमंत्रित नहीं करता। आप छोटे होते हैं तो माँ बाप डांटते हैं कि क्या किताब के। मैं पहली बार पकड़ा गया था जब एक कॉपी, स्कूल की कॉपी के पिछले पन्ने पर मैंने कविता लिखी थी, और मैं लकी मानता हूँ कि मेरे पिताजी ने मारा नहीं था, एक डायरी दे दी थी कि अब इस पर कविता लिखो, स्कूल की कॉपी ख़राब मत करो। ज़्यादातर लोगों को मार पड़ती है। जब आप नौकरी में आते हैं तो अगर आप साहित्यकार हैं, मैं नौकरी में रहा, 22 साल नौकरी की, और मुझे लगता है शुरू के 15 साल जब मुझे लोग नहीं जानते थे तो मैं ये छुपाने में कामयाब रहा कि मैं लेखक भी हूँ। मेरे ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि मैं लेखक हूँ। तो लिखना तो अपनी चॉइस है, अगर डर है तो मत लिखिए, मतलब अपने लिए। दूसरा, जाएं तो जाएं कहाँ। एक तो ये गाना बहुत खूबसूरत है, दूसरा इस मंच पे कम से कम 2 घुमक्कड़ लोग तो बैठे ही हैं, मैं आपको और अपने को आपको जोड़ रहा हूँ, और भाई भी घूमते हैं। तो कितना अच्छा होता है हम डिस्कस करते कि किस मौसम में कहाँ घूमने जाएं, वो ज़्यादा काम की चीज़ होती। मंचों का जहाँ तक सवाल है, मैंने एक यात्रा की है और मैं यहाँ पर, चूँकि हिंदी के पाठक हैं, पुराने मित्र हैं, तो मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने एक यात्रा की है। मेरा जो शुरुआती दौर है उसमें मंचों को लेकर मैं बेहद कट्टर था कि इस मंच पर जाना है और इस मंच पर किसी हाल में नहीं जाना है। हिंदी के कुछ विवादित किस्से हैं जो मैं सुनाना नहीं चाहता, जैसे हिंदी की एक इकलौती जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के एक वाइस चांसलर और एक बड़ी पत्रिका के संपादक के बहिष्कार का दौर चला था। एक महिला लेखक के लिए बुरी टिप्पणी की गई थी, उसके बाद बहिष्कार का दौर चला था, हम लोगों ने बहिष्कार किया। हम लोग कभी नहीं गए, बाद में पता चला कि दोनों लोगों के साथ में तस्वीर भी आ गई, बातें भी हो गई, और जो बहिष्कार के सबसे शुरुआती लोग थे वो उन जगहों पर जाकर सम्मानित भी हो गए। वो मेरे लिए पहला झटका था। मैं छोटे से शहर में, ग्वालियर में रहता, तब दिल्ली में मैं रहता नहीं था। और उसके बाद चीज़ें जिस तरह से बदली, जैसे एक आदमी का मैं नाम लेकर कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि ये वो नहीं कहना चाहिए हमेशा, अशोक वाजपेयी जी लंबे समय तक हमारे लिए विलेन रहे। मैं लेफ्ट से आया था और मुझे लगता था कि नहीं ये तो विलेन है, मैं जानता भी नहीं था उनको, एक आध कार्यक्रमों में देखने के अलावा मैं नहीं जानता था। उसके बाद 2014 में सब बदलता है और सांप्रदायिकता के खिलाफ अभी तक साहित्यकारों का दिल्ली में जो सबसे शानदार आयोजन हुआ है, अशोक वाजपेयी वॉज लीडिंग दैट। उसके बाद से मुझे लगा नहीं, ऐसे हम फैसले नहीं कर सकते हैं कि हमारी तरफ वाले हैं तो सब सही है, उस तरफ वाले हैं तो सब गलत है। और मंचों को लेकर भी मैंने सोचना शुरू किया। आज अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि हिंदी के जो 3 लेखक संगठन हैं बड़े, उनके मंचों पर तो मुझे कभी बुलाया जाए, कहीं बुलाया जाए, ज़मीन पर बैठने के लिए बुलाया जाए, भाषण देने के लिए बुलाया जाए, मैं भागता हुआ आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मंच जहां मेरे साथ विरोधी विचारधारा के लोग बैठे हैं और दोनों को बोलने का बराबर समय मिल रहा है, मैं वहां जाऊंगा। टीवी चैनलों पर भी मैं जाता था, लेकिन जब 8-8, 9-9 लोग बैठ जाते हैं, आपको पता होता है कोई बात नहीं हो सकती है, तो फिर मैंने वहाँ जाना बंद किया। लेकिन ऐसा मंच 1 to 1 जहाँ बातचीत हो सकती है, मैं जाऊँगा। मुझे लगता है कि मारपीट नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है, और एंकर थोड़ा सा उधर झुका हुआ है, तो मेरे पास इतनी ताकत है कि उसके उधर झुके हुए को मैं बैलेंस कर सकता हूँ। अभी एक दौर की और कम से कम बातचीत होगी, उसके पहले मैं एक पाउलो फ्रेरे की कहानी सुना के बात ख़त्म करूँगा। मैंने और गिरिराज किराडू ने पाउलो फ्रेरे की कुछ कविताओं का अनुवाद करके और उसको एक बुकलेट के रूप में छापा था, कोको कोला और अन्य कविताएं। कोको कोला के खिलाफ पाउलो फ्रेरो के देश में बड़ा मूवमेंट चल रहा था और पाउलो फ्रेरो उसके हिस्सा थे। उसके बाद कोको कोला से एक पुरस्कार मिलना था और बड़ा पुरस्कार मिलना था, डॉलर्स में बड़ा पुरस्कार था। पाउलो फ्रेरे ने अचानक वो पुरस्कार ले लिया। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं देश में क्या हाल हुआ होगा। एक लेफ्टिस्ट पोएट जो किसानों के आंदोलन के साथ था, वो कोको कोला कंपनी द्वारा प्रायोजित पुरस्कार ले लेता है। कहानी अगर यहाँ ख़त्म हो जाती तो कहानी में कोई मज़ा नहीं आता। चंद दिनों बाद एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां खड़े होकर पाउलो फ्रेरो ने उतने ही अमाउंट का चेक किसान जो आंदोलन समिति बनी थी उसके अकाउंट में डाल दिया, और उन्होंने कहा कि यह चेक मैंने इसलिए लिया ताकि कोका कोला का पैसा भी उनके खिलाफ चल रहे आंदोलन में इस्तेमाल कर सकूं। तो मुझे लगता है कि लेखक तय कर सकता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। स्वार्थ की बात, लालच की बात, सब लालची हैं तो लेखक क्यों नहीं लालची होगा? अगर समाज में लालच है तो ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि लेखक के अंदर लालच नहीं होगा। अभी मुझे कोई कहे 5 लाख का सम्मान मिल रहा है तो मेरे मन के पीछे एक होगा, वो कहेगा ले लो यार, 5 लाख काफ़ी होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत महान बनने के चक्कर में कई बार गड़बड़ होता है। लेकिन एक लेखक को उसी लालच से लड़ना होता है, जो उस लालच से, उस भय से, उन विचलनों से लड़ता हुआ चलता चला जाता है। वो महान रच भले ना पाए, लेकिन कम से कम एक संतुष्ट लेखक, संतुष्ट मनुष्य होता है। हम सब की यात्राएं यही हैं,
कोई 4 कदम पे रुक जाता है, कोई 6 कदम पे रुक जाता है, कोई 8 कदम तक जाता है, और जो आखिरी तक जाता है उसको हम सब लोग एक आदर्श के रूप में याद करते हैं। मैं अरशास का विद्यार्थी रहा हूं, वहां थियरी ऑफ सेकंड बेस्ट चलती है कि अगर फर्स्ट बेस्ट नहीं मिल रहा है तो जो सेकंड बेस्ट मिल रहा है उनको ले लो। इसलिए मैं इस चीज़ पर अब बहुत विवाद नहीं करना चाहता हूं कि कौन कहां जा रहा है, कौन कहां नहीं जा रहा है। अगर ऐसे मंच पर जाकर भी कोई ताकत के साथ अपनी बात रख सकता है जो मंच देखने में हमें लगता है कि यहां नहीं जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा वक्त देना चाहूँगा, 2, 4, 5, 10 दिन वक्त देना चाहूँगा ये घोषणा करने से पहले कि वो बिक गया, बर्बाद हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को मैच्योर हो जाना चाहिए इसको लेकर। आपने जितनी बातें कही एकदम से बहुत सारे सवालों का बम्बार्डमेंट मेरे दिमाग में हो गया कि अच्छा ये खैर, लेकिन उसमें मैं दोबारा आऊँगी, पर मैं संजीव जी से उनकी टिप्पणी ज़रूर लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो उसको सही पर्सपेक्टिव में रख पाएंगे जो दोनों लेखकों ने अपनी अपनी बात कही। शुक्रिया सुप्रिया, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, जाएं तो जाएं कहाँ, अपने मूल स्रोत में इस वाक्य में एक प्रश्न नहीं है, एक हताशा है, और चरम हताशा है। समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की ज़बां, कहने का मतलब कि कोई नहीं समझेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ये एक प्रश्न है, हमारे लिए यह हताशा का बयान नहीं है। लेकिन अभी व्यंजना के बारे में कृष्ण कुमार जो कह रहे थे, आप ये समझिए कि ये उस हताशा की व्यंजना से मुक्त वाक्य नहीं है। अभी भी प्रश्न होने के बावजूद जाएं तो जाएं कहाँ जब आप कहते हैं, तो आपके अंदर एक हताशा तो है कि स्थितियाँ बहुत बुरी हैं, सब तरफ उन चीज़ों का कब्ज़ा है जिनकी हम मुखालफत करते हैं, और अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे बारे में ये कहा जाता है कि आप मुखालफत भी करते हैं और उस मंच पर जाते भी हैं, तो क्या करें। एक हताशा है इसमें गूंजने वाली। इसके बारे में 2 तरह की राय है, और एक राय तो सर्व स्वीकार वाली है। मैं कहूँगा कि अशोक जो अभी कह रहे थे वो भी सर्व स्वीकार वाली राय नहीं है। अशोक बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि जिन मंचों पर आपको घेर के मारा जाता है, यानी आपकी बात को बहुत स्पष्ट रूप से आने देने से रोका जाता है, उन पर हम जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर बराबर का मौका मिलता है तो विरोधी का भी मंच है, हम जाएंगे। ये मुझे सर्व स्वीकार वाली मुद्रा नहीं लगती है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड तरीका है। लेकिन एक सर्व स्वीकार और एक सर्व नकार, कि ये जो 2 अतियाँ हैं, इन 2 अतियों में बहुत सारे लेखक हमारे फंसे हुए हैं। तो मेरा मूल मंत्र है एक्सट्रीम सर्वत्र वर्जयेत, जो अति सर्वत्र वर्जयेत का इंग्लिश तर्जुमा है। आप एक्सट्रीम्स को छोड़ दीजिए। अगर आप हर जगह जाने से इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो बड़ी पूंजी है, साहित्य में बड़ी पूंजी को आना ही नहीं चाहिए था, ये साजिश के तौर पर आई ही है, और जो भी इस तरह का मंच होगा वो लेखक को किसी न किसी तरह अपने हक में इस्तेमाल करेगा, मुझे लगता है कि ये गलत है। तमाम जगहों पे दरारें होती हैं, उन दरारों को चौड़ा करने की कोशिश करना ही एक लेखक के रूप में आपका एक्टिविज्म है। अगर आप साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और आप ये मानते हैं कि उस रूप में आप एक मनुष्यता के कार्यकर्ता हैं, तो मनुष्यता के उस कार्यकर्ता को उन दरारों को चौड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो दूसरा सर्व नकार वाला, ये तो सर्व नकार वाला था, और दूसरा सर्व स्वीकार वाला है, जो ये कहता है कि हम हर जगह जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, जैसा कि पिछले कुछ समय में आपको दूसरी जगहों पर सुनने को मिला। वहाँ आपके मन में ये सहज जिज्ञासा आती है कि जिन मीडिया संस्थानों ने ऑब्जेक्टिविटी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, ताक पर रख दिया, जिन्होंने खबरों में भी वो वस्तुनिष्ठता नहीं बढ़ती, क्या वो अपने मंचों पर वो वस्तुनिष्ठता बरतेंगे? और क्या वो आपको मौका देंगे कि आप बराबर के स्तर पर अपनी बात कह सकें? क्या उनके पीछे यह मंशा नहीं होगी कि 95% वो ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो आपके व्यवस्था विरोधी स्वर को डाइल्यूट कर पाएँ और इस तरह उसे बेअसर बना पाएँ, और इस तरह बेअसर बनाते हुए भी उनको ये दावा करने का मौका दें कि देखो हम तो सबको बुलाते हैं भाई, हमने तो मौका दिया था। तो ये जो सर्व स्वीकार वाले लोग हैं, उनका तर्क भी अपने आप में गलत है। अब मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अति की वर्जना होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको विवेक का इस्तेमाल करना है। इसके बारे में कोई पहले से एक लाइन तय नहीं की जा सकती है। जब भी आपके सामने कोई मामला आएगा, आप उस मामले की स्पेसिफिक, उसकी अपनी विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखकर तय करेंगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक लेखक के बतौर। तो इसी के लिए एक विवेक नाम का शब्द है। आप जानते हैं विवेक का जो मूल शब्दकोशीय अर्थ है वह है अच्छे और बुरे में
गुण और अवगुण में फर्क कर पाना, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देख पाना, जब चीज़ें मिलाकर एक कर दी गई हों तो कैसे आप उसमें से चुन और छांट सकते हैं चीज़ों को। तो आपको उस विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और विवेक का इस्तेमाल करने के मामले में क्या कोई लेखक जो साहित्य की दुनिया में है इतना इक्विप्ड है कि वो जान सके कि किस तरह की फंडिंग संदिग्ध है, किस तरह की फंडिंग वाले मंच पर हमें नहीं जाना है और किस पर जाना है। मसलन मैं आपको बताऊं, मुझे वो टोन सबसे अच्छा लगा जब अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर, ठीक उस फेस्टिवल के बीच में द वायर में नंदिता हक्सर का एक लेख आया जिसमें उन्होंने, अब उस टोन को पकड़िएगा जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग वहां क्यों जा रहे हैं, उसको मारुति और वेदांता जैसी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है जो बहुत ही संदिग्ध कंपनियां हैं, ये एनवायरनमेंट को भी बर्बाद कर रही हैं और मारुति तो अपने यहाँ मजदूरों पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्या वहां जाने वाले लोगों को पता है कि मारुति के मजदूरों की ये हालत है इतने समय से, और मारुति ने अपने यहाँ मजदूरों की यूनियन बनने देने को बैन कर दिया है, और उन्होंने लगभग 2000 स्थायी मजदूरों की छटनी की है जिसमें से कई जो हैं वो हत्या के आरोप में कई सालों तक जेल में रहेंगे। और अपने 600 एकड़ की उस लैंड को उसने एक ज्योतिषी के द्वारा ये जांच करवाई है कि यहाँ आगे से हिंसक घटनाएं न हो, ये कैसे इंश्योर किया जाए। और उस ज्योतिषी ने बताया है कि यहाँ पहले एक कब्रगाह थी और इस ज़मीन को एक्वायर करते हुए एक मंदिर को नष्ट किया गया, तो उसकी निगेटिव एनर्जी है इस जगह में और उस निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हवन करना पड़ेगा। तो नंदिता अक्सर सवाल पूछती हैं कि ये मारुति के प्रबंधन को क्यों नहीं लगा कि अगर वो निगेटिव एनर्जी का कमाल है, वो हत्याएं या वो जो हंगामा वहाँ हुआ, तो मजदूरों को फिर सज़ा क्यों दिलवाई? उस नेगेटिव एनर्जी का उपाय करो ना। मजदूर तो उस नेगेटिव एनर्जी के काबू में थे, उसके वश में थे। तो ये सारी बातें वो कहती हैं, लेकिन वो एक प्रश्न के रूप में रखती हैं कि क्या वहाँ जाने वालों को ये पता था? ठीक यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे लेखकों को 2020 में नोम चॉम्स्की को पता नहीं था कि वो मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल में जा रहे हैं और टाटा उसको स्पॉन्सर कर रहा है। उस टाटा के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। जब नोम चॉम्स्की और विजय प्रसाद को लोगों ने खत लिखना शुरू किया और बाद में उनकी खतों किताबत को सार्वजनिक किया गया, तो उस खतों किताबत में नोम चॉम्स्की और विजय प्रसाद ने स्वीकार किया कि हाँ, हम वहाँ जाएंगे, हम मंच पर बैठेंगे और विजय प्रसाद नोम चॉम्स्की से उनकी किताब के बारे में पूछते हुए ये सवाल भी करेंगे कि क्या इनमें हमारे देश की सरकार जैसी सरकारों और टाटा कंपनी जैसी कंपनियों की भूमिका नहीं है कि वो इस प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं? क्या उड़ीसा में 2006 में जमीन अधिग्रहण के समय आदिवासियों पर जो गोलियां बरसाई गईं उसमें टाटा कंपनी की कोई भूमिका नहीं थी? क्या उसी उड़ीसा में एक जगह जहां टाटा स्टील कंपनी का सारा प्रदूषण पानी में बहाया जाता है, वो इस प्लेनेट के चौथे सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगहों में से है, क्या इसमें टाटा कंपनी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए? उन्होंने ये बात सार्वजनिक कर दी और उसके बाद मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल ने उनसे हाथ जोड़ लिया, कहा कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये कहा कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हम ये सेशन नहीं कर पाएंगे, और बाद में जो उसके क्यूरेटर थे या डायरेक्टर थे, जो भी उनका नाम होता हो, अनिल धारकर, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट बयान दिया कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एजेंडा, अपना एजेंडा सामने लाने की आज़ादी नहीं है। यानी नोम चॉम्स्की जैसा आदमी उस मंच पर जो बोलने जा रहा था, उसको अनिल धारकर ये कहते हैं कि वो तो एजेंडा है उनका, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर नोम चॉम्स्की और विजय प्रसाद को भी नहीं पता था तो बहुत सारे लेखक होंगे जिनको नहीं पता होगा। हाँ, निश्चित रूप से जो गोदी मीडिया के संस्थान हैं वो जब स्पॉन्सर कर रहे होते हैं किसी को, तो हम साफ कह सकते हैं कि ये पता न हो, ये असंभव है। अगर आपने टीवी देखा है और आपको पता है कि उन जगहों पर किस तरह की खबरें आती हैं, तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं उनके साथ मंच पर होना। ये व्यक्तिगत शुचिता का सवाल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी प्योरिटी का मामला है कि हम ऐसे लोगों के साथ मंच पे नहीं जाएंगे या उनके मंच पे बुलावे पे नहीं जाएंगे। ये व्यक्तिगत शुचिता का प्रश्न नहीं है, यह प्रतिरोध को जिंदा रखने का प्रश्न है। और प्रतिरोध को जिंदा रखने के मामले में आपको यह तय करना पड़ता है कि कहाँ जाना प्रतिरोध का बेहतर तरीका होगा और कहाँ बहिष्कार करना प्रतिरोध का बेहतर तरीका होगा। तो मैं यही समझता हूं कि ये दोनों उदाहरण इस बात को बताते हैं कि जो अशोक कह रहे थे,
अंतिम निष्कर्ष में वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हम सब लोगों को अपने विवेक से ही उसका एक श्रोता के रूप में भी, न सिर्फ लेखक के रूप में बल्कि श्रोता के रूप में भी अपने विवेक से ये तय करना है कि जाएं तो जाएं कहाँ। शुक्रिया जी। तो एक जो सवाल मुझे समझ आ रहा है इससे कि दो बात है कि अगर आप कहीं जाने का फैसला करते हैं जो शायद आपके विरोधी हो या आपको लगता है वो सही मंच नहीं है, तो एक तो आप लेजिटिमाइज़ करते हैं उस जगह को जाने में कि हाँ ये सही जगह है और हम जा रहे हैं। अगर आपके क्रेडिबिलिटी है और आप ऐसी जगह पे जाएं तो आप साथ में लेजिटिमेसी भी दे रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर जो आपने इसका बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया कि फिर जाएंगे कहाँ, मतलब आप कहाँ जाके फिर आप अपना विचार कहाँ रखेंगे? क्या आप अपने एक इकोसिस्टम बना लेंगे या आप अपने उसी दायरे में बात करते रहेंगे और दूसरी जगह पे जाके अपनी बात नहीं रखेंगे? तो ये दोनों एक सवाल है मतलब, और यही इस चीज़ इसलिए हम विमर्श कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा डिकोड कर पाएँ कि ये है क्या। मृदुला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जो बात उन्होंने कही है संजीव जी ने विवेक की, तो वो तो अहम बात है। आप विवेक इस्तेमाल करेंगे तो हर बार करेंगे, हर बार आपको दोबारा तय करना पड़ेगा कि यहाँ जाएं कि नहीं जाएं। अब यहाँ ये नहीं है कि एक बार में आपने तय कर लिया कि हम गोदी मीडिया वाले में नहीं जाएंगे और बिना गोदी मीडिया वाले में जाएंगे। बिना गोदी मीडिया वाले भी बहुत सत्ता के साथ मिलकर दुराचार, अनाचार, व्यभिचार सब कुछ करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब वो सब यमुना के तट पर वो रविशंकर जो क्या वो हाँ, तो ये सब जो होता है और सब कुछ, आपने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, आपने टाटा का ले लिया, जिनके लिए ना एक में बिल्कुल सब शामिल नहीं है। टाटा ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और फिर वो बिगड़ा उनका सब हालचाल, और उसके बाद वो जब उन्होंने जमशेद जी टाटा जब थे तो उन्होंने जब ये एक बात है, आप लोग तो बच्चे हो, मेरी बड़ी उम्र हो गई, तब जो उन्होंने पहले स्टील बनाया था तो जो ब्रिटिश वायसराय था उसने कहा अगर टाटा स्टील बनाएंगे तो मैं आई विल हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट। तो फिर टाटा ने उसको भेज दिया था। अब उसने खाया कि नहीं खाया ये तो मुझे नहीं मालूम। तो ये जो चीज़ें थीं, टाटा बहुत कुछ कर चुके देश के लिए, तो हम और बहुत तरह से किया उन्होंने, और फिर वो उसमें एक तरह से पतन हुआ उसका। मगर इनकी हम बात नहीं करते। जो देश में जो अंबानी अडानी है वो कंपनी नहीं है, वो सत्ता है, वो सत्ता है। तो उनकी चलाई हुई कितनी जगह होंगी, जो मैं बात अभी कह रही थी शुरू में कि कितने लोग तो हमेशा ही असुरक्षित रहे। 80% हमारे लोग तो असुरक्षा में ही जीते हैं और हम कभी उसके बारे में बात नहीं करते, ना सोचते। अगर लेखकों को अब उनके ऊपर आया है संकट तो वो जागरूक हुए हैं और बात कर रहे हैं। और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हम लोगों ने बहुत बोला है, बहुत किया है, मगर हालत देखिए आज क्या है। और लोग बाग कहते हुए डरते हैं। मैं तो बहुत इस बात के लिए मैं भुक्तभोगी हूँ, बहुत कुछ भोग चुकी हूँ। और जब ये जाएं तो जाएं कहाँ शुरू में ये आया तो मेरे मन में एक कविता आई थी। फिर मैंने सोचा नहीं, ये बहुत मतलब एक उसकी बात हो जाएगी गैर जिम्मेवार, गैर गंभीर, मतलब मगर वही हाल है। और शुरू से मेरा तो यही हाल है कि पता नहीं लगा। और जब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाएं और हमेशा के लिए पता लग जाएगा तो आप लेखन नहीं करेंगे। आप लेखन नहीं करेंगे। लेखन आप तभी करेंगे जब हर समय आप असमंजस में हो। अच्छा, यहाँ जाऊँ और फिर जाकर देखें कि वहाँ हो क्या रहा है। भाई 2 आदमियों ने आपको बोला वहाँ ये होता है, तो आपको कैसे पता यही होता है? अगर आप में इतनी हिम्मत है कि वहाँ जाके देखें, उनकी गालियाँ सुने और वापसी में गालियाँ ना दें, आर्ग्यूमेंट दें, उनको विचार दें, अगर इतना कर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर जाएं। और हर बार आप निर्णय लें कि जाएं तो यहाँ जाएं या जाएं तो वहाँ जाएं। कृष्ण कुमार जी जब बात कर रहे थे ये बाल शिक्षा की, तो मुझे एक अपनी बात याद आई कि मेरा एक निबंध लगा था, अभी तक है, लगा हुआ है, एनसीईआरटी ने लगाया था। तो उस पर बहस इस बात पर हुई कि मर्द शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। उस पर जनाब बहस चले जा रही है। मैंने कहा भी मर्द की जगह आपको पुरुष, आदमी, इंसान जो इस्तेमाल करना हो कर लीजिए, उसमें क्या मुसीबत है।
मगर ऐसी ऐसी बातें होती थी, और वो फिर बच्चे मुझे तब से लेके इतने साल बीत गए, इतनी पीढ़ियों के बच्चे मुझे कहते हैं आपका वो पढ़ा था मेरे संग की औरतें, तो वो अब तक याद है, क्योंकि वो पहली बार एक मनोरंजक जिसमें व्यंजना थी ऐसी चीज़ हमको पढ़ने को मिली थी। नहीं तो सब चीज़ अभिधा में पढ़ाई जाती है, कितनी भी व्यंजनात्मक वो हो। तो लेखक जो है वो अगर अपना सब कुछ छोड़ देगा और सिर्फ मंच पर केंद्रित करेगा अपने को, तब तो वो लेखन नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि लेखन ना करें, फिल्म देखें, अगर ऐसे हालात बनते हैं। मगर हम, क्योंकि एक तरह से हमारे ऊपर क्या कहना चाहिए, ये भी एक दैवी निर्णय हुआ कहीं, और हम भगवान को नहीं मानते, आस्तिक हैं तो क्या हुआ, चारवाक को माने तब भी यही हमारे जीवन का रास्ता है। तो हम यही करते हैं। हम लेखन इसलिए नहीं करते कि किसी पर कोई एहसान कर रहे हैं या हमें कोई पढ़ेगा, क्या पता कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मगर कोई ना पढ़े, अब कभी ना पढ़े, कभी ना कभी कोई ना कोई एक इंसान उसको शायद पढ़कर कुछ सीखेगा। सीखेगा माने आप जैसा लिखना नहीं, ये सीखेगा कि अपनी भाषा, अपना कथ्य, अपना शिल्प और अपना नज़रिया, सबसे बड़ी चीज़ है अपने सोचने की ताकत आप बचा कर रखें। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे हम बहुत बारी ऐसे लड़ाइयाँ देखते रहते हैं लेखकों के बीच में, तो जहाँ पे इस तरह से साबित कर दिया जाता है कि सामने वाले ने ये किया तो वो एक तरह से अपराध है पूरी तरह से, कि आप वहाँ चले गए, आपने वहाँ से अवार्ड ले लिया, आपने ये कर दिया, है ना। तो लेकिन अगर आप लीगल उससे भी देखें तो अपराध भी कोई जब होता है तो उसमें इंटेंशन साबित करनी पड़ती है उसे कोर्ट के सामने। तो मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि जब हम कोई इस तरह का फैसला करते हैं या हम किसी को अपराध घोषित करते हैं, तो क्या उसमें हम ये देखें कि जहाँ जा रहे हैं वो विचार क्या है, इंटेंशन आपकी क्या है, एक लेखक की भी जाने में उसमें इंटेंशन क्या, आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, या जिनके यहाँ जा रहे हैं उनका एक्शन क्या है। मतलब विचार और एक्शन में अंतर है। विचार तो किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्शन क्या है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ में जो जा रहा है उसकी इंटेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किस वजह से जा रहा है। तो उस पर आप कुछ। एक बात मैं कहना चाहूँगी इस पर, नहीं, ये एक्शन और इंटेंशन वाली बात बहुत बढ़िया कही है तुमने, इसलिए मैं उस पर बात कहना चाहती हूँ। एक वाक्य कहना चाहती हूँ कि व्यवहार भी तो पता नहीं चलता, आपकी इंटेंशन कैसे पता चलेगी। आप क्या सोशल मीडिया पे तो सिवाय झूठ के और कुछ होता नहीं है। आप जैसे ही सच बोलते हैं आपको हजार लोग ट्रोल करने लगते हैं और गालियाँ देने लगते हैं। मगर अगर आप डटे रहें तो अपनी सच कहने में मान कर चलिए, आपकी भयंकर बेइज्जती होने वाली है, बहुत अपमान होने वाला है, आप शायद जेल की हवा भी खाएं। आजकल तो बहुत लोग जेल में हैं बिना कोई कसूर साबित हुए, तो हम भी हो सकते हैं। तो इंटेंशन ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी वहाँ जाने में इंटेंशन क्या है। ज़्यादातर तो इंटेंशन यही होती है कि भाई एक जमावड़ा है, चले जाते हैं, एक मंच है। अब सोशल मीडिया में क्या है, भाई इतने लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, हम चुप हैं, हम भी बोल लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रतिरोध करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप प्रतिरोध करने, मैं तभी सोशल मीडिया पर जाती हूँ जब मुझे बाकायदा प्रतिरोध करना हो। दरअसल संजीव भी जो कह रहे थे उसमें काफ़ी ब्लैक एंड वाइट हो गया। जैसे गोदी मीडिया का मामला है। अब गोदी मीडिया भी, मैं तो यूट्यूब चलाता हूँ तो गोदी मीडिया हमारे लिए बहुत बिकाऊ शब्द है, बट गोदी मीडिया भी अपने आप में बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इंडिया के अंदर गोदी मीडिया बीबीसी नहीं है। बीबीसी इंडिया के अंदर एक ईमानदार मंच है, लेकिन जो इंग्लैंड का बीबीसी है, अगर फ़लस्तीन को सामने रख के देखेंगे तो वो उस गवर्नमेंट का, उन सिस्टम्स का ज़बरदस्त गोदी मीडिया है। बताइए कैसे फैसला किया जाए कि बीबीसी गोदी मीडिया है कि नहीं। अगर आप इंटरनेशनलिस्ट हैं, अगर आप फ़लस्तीन के लिए आपके सीने में धड़कता है दिल, तो बीबीसी भी आपको उतना ही बुरा लगेगा, CNN भी आपको उतना ही बुरा लगेगा, WSJ भी आपको उतना ही बुरा लगेगा। हर मीडिया की अपनी अपनी पोजीशन है। मैं 2 उदाहरण आपको देकर बात करूंगा। जैसे एक बार मुझे आज तक में बुलाया गया था, आज तक का वो जो फेस्टिवल होता है, एक बार मुझे बुलाया गया था और एक ही बार मैं गया हूँ। मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने पूछा सब्जेक्ट क्या है, और यकीन जानिए अगर कहा होता कविता पढ़ना है तो मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी भीड़ में कविता पढ़नी चाहिए, मेरी समस्या दूसरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू, सावरकर और गांधी पर बात होगी।
फिर मैंने पूछा साथ में कौन कौन से लोग हैं, तो पता चला अरविंद मोहन जी हैं, और सामने जो हैं वो तो अब शायद ज़्यादातर लोग जानते हैं सामने कौन थे। तो मैंने कहा मैं आऊँगा, और जब मैंने कहा मैं आऊँगा, जब पोस्टर छपा उसके बाद जैसा होता है खूब ट्रोलिंग हुई कि आप गोदी मीडिया के मंच पे क्यों जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और शायद मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नॉर्मली मैं बहुत जल्दी जवाब दे देता हूँ, उत्तेजित हो जाता हूँ, लेकिन मैं चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। और आज मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा अहंकार किसी को लग सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरा वहाँ पर होना ज़रूरी था। अरविंद मोहन जी हमारे समय के बड़े विद्वान हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, मेरे मन में उनके लिए ज़बरदस्त सम्मान है, लेकिन वो बदतमीज़ नहीं है। और सामने जो लोग बैठे हुए थे वो पक्के बदतमीज लोग थे। अरविंद मोहन जी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। मैं वहां पर था, मैंने माइक लिया, और मुझे लगता है कि मैंने जो किया उसके बाद सारे लोगों ने किया, कहा कि जाना बहुत अच्छा है। इसको मैं 1-to-1 डिबेट मानता हूं, जिसमें मैंने कहा कि अगर एंकर थोड़ा सा उधर झुका हुआ है तो मुझे लगता है कि मेरे सत्य की ताकत इतनी है कि उसके भरोसे मैं खींच ले जाऊंगा। लेकिन जहां 8 लोगों का मंच होता है चैनलों पर, वहां मैं नहीं जाता, क्योंकि उतना चिल्ला चिल्ली में अब मैं भी नहीं झेल पाता हूं। एक ज़माना था जब कर लेता था उसको। तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट्स भी। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूं जमात इस्लामी का। 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले जमात इस्लामी के प्रोग्राम्स में जब मुझे बुलाया जाता था, मैं सीधे मना कर देता था कि मैं जमात के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, एकदम क्लियर मना कर देता था। अभी 2 साल भर पहले की बात है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रोग्राम था और मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि हम जमात से बोल रहे हैं और हमें पता है कि आप जमात के प्रोग्राम में नहीं आते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम फ़लस्तीन पे है और 1-1.5 घंटे का हम भाषण चाहते हैं, तकरीबन 20,000 लोग होंगे और हम चाहते हैं आप आएँ और आपकी जो शर्तें होंगी हमको सब मंजूर होंगी। तो मैंने तुरंत हाँ तो नहीं कहा, लेकिन 5 मिनट सोचा। मैंने कहा कि फ़लस्तीन पे और कौन प्रोग्राम कराएगा। सीपीएम को बॉम्बे हाई कोर्ट, बात की घटना है, लेकिन सीपीएम को बॉम्बे हाई कोर्ट कह देता है कि अपने देश की समस्याओं पर बात करो, फ़लस्तीन पे जुलूस क्यों निकालना चाहते हो। जहां इस तरह का माहौल है वहां फ़लस्तीन पे कार्यक्रम कराने का रिस्क कौन लेगा? शायद जमात ही ले सकता है। और मैं गया उसमें और मुझे उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है। मुझे किसी ने कुछ करने को नहीं कहा। मेरे पास मंच था, 2 घंटे थे। 2 घंटे मैंने तकरीबन 15-20 हज़ार लोगों से लगातार बात की, सवाल आए, जवाब दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट कर देना कि इसके यहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये सांप्रदायिक संगठन है, ये फला है, सत्ता के साथ हम दिखते हुए नजर नहीं आएंगे। सत्ता जहां है, जो सत्ता से पूरी तरह से क्या कहते हैं संचालित है, या फिर सत्ता के सांप्रदायिकता के खेल में जो पूरी तरह से शामिल है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। वो मुझे बुलाएंगे भी नहीं। एक मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि कोई मुझे क्यों बुलाएगा, मैं स्टार हूं नहीं। मेरे आने से कोई 200-400 की भीड़ होनी नहीं है। मुझे लगता है हिंदी में शायद ही कोई लेखक ऐसा भरम पालता हो कि उसके जाने से 200-500 की भीड़ आ जाएगी। अगर कोई पालता है तो उसको नहीं पालना चाहिए। तो आपको कौन बुलाएगा? आपको वही बुलाएगा जिसको आपके बारे में पता है कि आप XYZ बोलेंगे। अब उसमें वो आपका उपयोग कर लेगा। उपयोग तो हम लोग सोशल मीडिया करते रहते हैं। सोशल मीडिया किसका है? मार्क जुकरबर्ग कौन है? वो जायनिस्ट नहीं है। हमें लगता है कि फेसबुक पर हम फ़लस्तीन के खिलाफ लिख देंगे और तो क्रांति कर लेंगे। भाई फेसबुक का तो पूरा मंच एंटी पैलेस्टाइन है। फेसबुक का तो पूरा मंच जो है वो प्रोग्रेसिव एंटी प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। आप उठा के उसका इतिहास देख लीजिए। एलन मस्क आपको आज़ादी दे देगा, आपको लगता है? एलन मस्क आपको आज़ादी दे देगा। कल तक मागा कर रहा था, अब वो जो है एप्स्टीन फाइल उसको अचानक याद आ गई है, ट्रंप के खिलाफ हो गया। आपको नहीं पता कि वो जो करता है सिर्फ बिजनेस के लिए करता है। और आपको लगता है कि नहीं, ट्विटर पर हम बोलेंगे तो बहुत दूर तक हमारी बात चली जाएगी। सच है ये। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 1 क्लिक से आपका ट्विटर अकाउंट उड़ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है जब तक नहीं उड़ता है, बदतमीजी करते रहिए, लिखते रहिए, उसको मजबूर कीजिए कि वो आपको उड़ा दे। जिस दिन उड़ा देगा देखा जाएगा। ऐसे ही विरोधी के मंच पर जाइए और ज्यादा बदतमीज होकर बात करिए। अब ये अपना मंच है तो हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए आप दोनों की जगह 2 विरोधी होते तो मेरी भाषा क्या होती, मेरा लेवल क्या होता। वैसे बात कीजिए, जितना सुना सकते हैं सुनाइए, चले आइए। एक और छोटी सी बात कहूंगा जिसको हम लोग अक्सर किनारे कर देते हैं। दोस्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। कई बार दोस्तों के चलते जाना होता है। आप नहीं कर पाते हैं इतना रिसर्च। कई बार दोस्तों के फोन आते हैं, यार मैं हूं, और आप भरोसा करते हैं कि यार अब संजीव भाई बुला रहे हैं तो फिर आऊंगा। मैंने वैखरी किया, संजीव भाई आए, क्यों आए? दोस्ती के चलते ही आए ना। उनको क्या पता था कि मैंने कहां से पैसा इकट्ठा किया था। उनको लगा कि नहीं अशोक कर रहा है तो शायद ईमानदारी से ही कर रहा होगा। अब अशोक भी में ईमान निकल जाए तो संजीव क्या करे? अब पता चले कि अशोक भी टाटा से पैसा लेके आया, सैमसंग से पैसा लेके आया, तो संजीव भाई क्या करे? तो होता है। आज अविनाश का कल फोन आया मेरे पास, तो मैंने कहा मैं तो आपके लिए आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसा प्रोग्राम होता है, मैं पहली बार आया हूँ। तो होता है, मैं जानता हूँ अविनाश सुकवि हैं, अविनाश अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बुलाया तो अच्छी जगह ही बुलाया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो काम करती हैं, जिसको हम मंच पे आते हैं तो बहुत आदर्श बातें करते हैं, लेकिन
हम लोग भी तो मनुष्य हैं यार, लेखक हैं तो हमारी भी तो दुनिया है। हम भी चाय पीने के लिए 4 दोस्तों के साथ बैठते हैं, हम भी दोस्तों के बर्थडे में जाते हैं, हम भी दुख सुख उनसे शेयर करते हैं, ईर्ष्याएं शेयर करते हैं, तो कई बार दोस्तियां भी निभाई जाती हैं। रहा सवाल सोशल मीडिया का, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक अराजक मैदान है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। अच्छी बात है, लिख ही पढ़ रहे हैं, गालियाँ ही दे रहे हैं, कम से कम गोली नहीं चला रहे हैं। उनसे बुरे वो लोग हैं जो गोलियाँ चला रहे हैं, जो बांग्लादेशी कह कह के बंगाली मुसलमानों को घर उजाड़ रहे हैं, जो लिंचिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा बुरे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि बुरा समय है तो बहुत जगह बहुत कुछ बुरा होगा, उसमें अपने लिए जितना सही तलाश सकते हैं उतना तलाश सकते हैं, लेकिन सबके पैर एक आध बार, मतलब अगर कीच लगी होगी, घर से दफ्तर के रास्ते में पानी लगा होगा, तो एक आध बार तो आपका पैर जो है वो पानी में पड़ेगा ही। एक आध बार आपके जूते गंदे होंगे, एक आध बार कपड़े गंदे होंगे, उसके लिए आपको असावधान कह कह के और अकेला कर देना, गालियां देना, किनारे करना, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है। एक ज़माने में मुझे लगता था बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बात नहीं है। और एक छोटी सी बात और कर दूं मैं, कि पहले इस लायक बन जाइए कि आपको बुलाया जाए, पहले इस लायक बन जाइए कि आप बुलाने पे ना कर सकें, फिर शायद आप सही फैसला कर पाएंगे। कई बार बहुत सारी कुंठाएं भी काम करती हैं, जाने दीजिए। अभी इस मंच पर एक बड़े लेखक आने वाले थे और वो आते तो मैं उनसे पूछता, क्योंकि मेरे प्रिय लेखक हैं। उन्होंने 1 साल पहले कहा आज तक के कार्यक्रम में जाने वालों के लिए ज़बरदस्त भाषा में लेख लिखा, और अगले साल आज तक के कार्यक्रम में दिख गए वो। अब इस तरह की भी तो नैतिकताएं हैं, मैं उसके लिए उनको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन सब होता है जी। लेकिन जो नैतिकता है वो हम किसी और की वजह से तय करें या हम अपनी नैतिकता अपने लिए ना, कि हमारे जो अपने नैतिकता है या हमारे अपनी जो सोच है हम उसी हिसाब से तय करें। शब्द बहुत कम प्रयोग किया जाता है, प्रतिबद्धता। मुझे लगता है आपकी जो प्रतिबद्धता है उसके हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, और जहाँ जाना चाहिए वहाँ क्या कहना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहूँगी, ये जो नैतिकता शब्द तो मैं सोचती हूँ उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा शब्द है नैतिक, ये गैर नैतिक है, नैतिक है, जिससे सारी दुनिया का भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, हिंसा होती है। विवेक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या प्रतिबद्धता जो उन्होंने कहा प्रतिबद्धता तो है नहीं तो कुछ नहीं है। पहले तो आप लेखन के प्रति प्रतिबद्ध होइए। आपकी प्रतिबद्धता नहीं है लेखन के लिए, तभी तो आप ये सब कहते हैं कि मंच पर जाइए, इसको पटाइए, उसको पटाइए, पुरस्कार लीजिए। किसी पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है अगर आप लेखन से प्रतिबद्ध हैं। अगर आप लेखन से प्रतिबद्ध हैं तो आप सत्ता का प्रतिरोध करेंगे ही करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं और इसमें कुछ नैतिकता ढूंढते हैं तो वो तो है नहीं। आप लेखक से प्रतिबद्ध हैं, आप सत्ता से प्रतिरोध करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं मेरे हिसाब से। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि जब आप कोई अवार्ड मिलता है और आप लेना चाहते हैं, या मतलब आप क्या, एक सवाल ये आता है कि भाई ये तो मैंने अपना काम किया, मुझे मेरे काम के लिए मिल रहा है ना। लेकिन कई बार होता है आप ऐसे लोग ही आपको अवार्ड दे रहे होते जिनकी आप आलोचना करते हैं, है ना। तो अब आप क्या सोचें कि क्योंकि वो दे रहा है इसलिए मैं नहीं लूँ, लेकिन कई बार आपको लगता है भाई मेरे काम पे मुझे मिला है ना, मैंने 20 साल मेहनत की है और इसी वजह से मुझे अवार्ड मिल रहा है। अब दे कोई भी रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कभी कभी वही चीज़ आपको डिलेमा में भी डाल देती है कि नहीं, अब जिसकी आलोचना हम कर रहे हैं वो हमको उसके साथ तस्वीर खिंचा के उससे हम अवार्ड ले रहे हैं, यानी कि वो हमसे इतना बड़ा हो गया है वो व्यक्ति कि जो हमको अवार्ड दे रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और ये आई थिंक आप सब लोग इससे रूबरू हुए होंगे। संजीव जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल की ओर से अवार्ड्स दिए जाते हैं कुछ, जिसमें उन्होंने जब अपनी शॉर्टलिस्ट लगाई तो नीचे प्रायोजकों के नाम भी थे, जिसमें अडानी का नाम था। सबसे पहले देवी प्रसाद मिश्र ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें प्रायोजकों में अडानी का नाम है इसलिए मेरा नाम इसमें से हटा दिया जाए। इसके बाद केशव तिवारी ने और नाजिस हसन ने, इन सब लोगों ने अपने नाम वापस लिए। गौहर रज़ा ने भी किया था, बिल्कुल। तो बावजूद इसके कुछ लेखक थे जो उस फाइनल शॉर्टलिस्ट में थे और उन्होंने वापस नहीं लिया और वो पुरस्कार कार्यक्रम हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का प्रश्न है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें तरमीम करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का प्रश्न है जिस समय आप निर्णय ले रहे होते हैं, आखिरी फैसला ले रहे होते हैं, पर आखिरकार ये एक सामूहिक लड़ाई का प्रश्न भी है। आखिर बहिष्कार क्यों? बहिष्कार इसलिए कि वो एक मुहिम बन पाए। अगर उदय प्रकाश या अशोक वाजपेयी के पुरस्कार वापस कर देने से
उसके आगे वो सिलसिला नहीं चलता तो खत्म था मामला। लेकिन वो पूरे भारत में चला, तमाम भाषाओं में चला, यहाँ तक कि साहित्य से निकलकर वह विज्ञान के क्षेत्र के लोगों में चला। तब वो 2015 में एक मुहिम बनी जिसमें लगा कि हाँ, पढ़े लिखे लोगों की और सत्ता के विपक्ष में बोलने वाले लोगों की हत्याएं हो रही हैं, पॉइंट ब्लैंक उनको गोली मारी जा रही है, अब हम नहीं चुप बैठ सकते हैं। तो वो एक मुहिम बनी। तो मेरा ख्याल है कि अंततः सवाल मुहिम बनाने का है, और इसीलिए मैं इसको व्यक्तिगत शुचिता से जोड़कर नहीं देखता हूँ। ये मेरे लिए इसका सवाल नहीं है कि मैं उसके साथ उसी सदन में बैठा जिस सदन में वो लोग भी बैठे हुए थे। सवाल इसका है कि मेरे बैठने से मुहिम बनेगी या मेरे बहिष्कार करने से मुहिम बनेगी। जी, अब एक बात खाली आखिर में जोड़ दूं, जो अशोक ने भी कही कि आप इस लायक हो भी पाए हैं या नहीं कि आपको बुलाया जाए। बुलाए जाने पर ही तो इनकार करेंगे ना। तो हो ये रहा है कि बहिष्कार ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो पहले से बहिष्कृत हैं। तो और ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है जो इस माहौल को बनाता है। आप देखेंगे कि आमतौर पर जिनको कहीं बुलाया नहीं गया, ये जो मतलब हो सकता है ये बुरा शब्द लगे, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जो बुलाए जाने के लायक हैं ही नहीं, वही लोग इस पर सबसे ज़्यादा तोड़ तूफान उठाते हैं। तो मुझे ये गलत लगता है, ये नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ डेविल्स एडवोकेट की तरह प्रश्न पूछ रही हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत इसको विचार ना माना जाए, लेकिन जो लोग, मान लीजिए ये मुहिम भी बन जाती है, आप किसी बिजनेसमैन का आप या उसकी कंपनी का या उसको आप बहिष्कार भी कर देते हैं, लेकिन उससे हुआ क्या, होता क्या है? कुछ ऐसा ये भी हो सकता है कि आप उनसे, आप अगर उनका जो पैसा वो है तो हम लोगों का ही पैसा है, वो तो लोगों का ही पैसा है, वो आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करें, अपने संस्थान के लिए इस्तेमाल करें, या कुछ और बेहतर के लिए इस्तेमाल करें, ये भी तो हो सकता है। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रही हूँ बस। मृदुला जी, अशोक जी, आप दोनों। मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ, फिर अशोक भी बोल। हाँ जी, बस थोड़ा सा बोल। ये कुछ ज़्यादा रोचक हो गया। ये सिर्फ रोचक नहीं हुआ, बल्कि बहस को बहुत लंबा खींचने वाला मुद्दा भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप शुरू से बताना शुरू करें कि आखिरकार बहिष्कार क्यों किए जाते हैं। तो एक ऐसे सिस्टम में जहाँ की पूंजी लगी हुई है बहुत सारी चीज़ों में, और पूंजी के बारे में आप ये जानते हैं कि थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के हिसाब से वो शोषण का ही परिणाम हो सकती है, वो कभी भी शुद्धता से नहीं आ सकती है। तो आप किसी भी बड़ी पूंजी के खिलाफ हैं। एक इस तरह का जो माहौल बनता है, उस माहौल में आपको सोचने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि जाएं तो जाएं कहाँ का सवाल किन लोगों के बीच का सवाल है। ये आखिरकार एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं उनके बीच का सवाल है। थोड़ा और नैरो होकर कहेंगे तो जो सरकार विरोधी लोग हैं उनका सवाल है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो जो लोग एंटी कैपिटलिज्म हैं उनका सवाल है। ये उन लोगों का सवाल नहीं है जो व्यवस्था विरोधी नहीं है, सरकार विरोधी नहीं है, कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। ये उनका सवाल ही नहीं है। वो तो बैठेंगे, कहेंगे कि हर जगह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि यह किसी एक घराने के, व्यापारिक घराने के, मीडिया घराने के बहिष्कार का खाली सवाल नहीं है, उनको बदनाम कर देने का प्रश्न नहीं है। ये इसका प्रश्न है कि आखिरकार आप इस पूरे सिस्टम के भीतर किस तरह एक ऐसी सेंध लगा सकते हैं जिसमें जनपक्षधर आवाज़ों को उभरने का मौका मिलेगा, उनको दबाए जाने की जितनी हरकतें हैं वो बंद हो पाएंगी और वो एक फोर्स बनकर उभर पाएंगे। ये उसकी लड़ाई है। ये खाली इसकी लड़ाई नहीं है कि हम आज तक चैनल बंद करवा देंगे या हम टाटा को बंद करवा देंगे या अडानी की मुखालफत की है, अडानी ने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया सब बंद करवा देंगे। अरे वो तो केरल में भी इन्वेस्ट कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ एक मतलब हाँ एकदम दो, अगर पर्सनल लेवल पे पुरस्कार वाले सवाल का उत्तर देना हो तो मैं कहूँगा कि जब मिलेगा तो देखेंगे। मुझे तो हिंदी के में पुरस्कार नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे वो टेंशन मेरी पर्सनल नहीं है। जब मैं प्रतिबद्धता की बात कर रहा था, वो वैयक्तिक होती ही नहीं है, वो सामूहिक होती है। किसी विचार के प्रति प्रतिबद्धता होती है, और विचार होगा तो उस विचार को मानने वाले जो लाखों हज़ारों लोग होंगे, केवल हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया भर के, उन सब के साथ आप खड़े होते हैं। तो प्रतिबद्धता का सवाल वहीं से उठता है। आपने बड़ी मज़ेदार बात कही कि वो पैसा ले लें, उसका इस्तेमाल कर लें, और वो होता क्या है ना, पुरस्कार आपने लिया, उस पर अडानी का नाम लिखा है, वो आप अपने घर में ला के रखते हैं, आपके ड्राइंग रूम में सजा कर रखते हैं। हर आने जाने वाला आदमी नहीं देखे या देखे, आप उसको रोज देखते हैं, और अगर आपके पास जरा सी आत्मा बची हुई है तो आपसे सवाल पूछती है, अडानी के खिलाफ बोलने का हक बचा है मुझे क्या कि ये हक बचा हुआ है कि मैं अडानी के खिलाफ बोल पाऊं? ये सवाल आपसे पूछती है।
पैसे का इस्तेमाल कुछ नहीं होता है, क्योंकि हिंदी में जो पुरस्कार मिलते हैं वो अगर दोस्तों को ढंग से पार्टी दे दी जाए तो ख़त्म हो जाएंगे और पॉकेट से कुछ और पैसा मिल लग जाएगा। 2000, 2500, 5000, 10,000, इससे ज़्यादा का पुरस्कार कौन है? एकेडमी पुरस्कार मिलता है। हमारे सामने 2 आदरणीय एकेडमी पुरस्कार विजेता बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं कि एकेडमी पुरस्कार से भी आपके घर की इकॉनमी नहीं चलती है, या इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल जाता है कि कोई बड़ा काम करे। लेखक को अक्सर नौकरी करनी पड़ती है, कुछ और काम करने होते हैं अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, और जो संगठनों वाले लोग होते हैं उनको चंदे मांगने पड़ते हैं अपने कार्यक्रम करने के लिए। तो पुरस्कार में इतना पैसा, मैंने पाउलो फ्रेरो का जो एग्जाम्पल दिया था वो कभी कभी लागू हो सकता है, हमेशा लागू नहीं हो सकता है। और मतलब मैं इस सवाल को पूछता हूं कि अगर अडानी का नाम है पुरस्कार में और आप खुद को लगातार कह रहे हैं कि आप अडानी के खिलाफ हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप शॉर्ट लिस्ट में रहें, जबकि आपको पता है कि उस शॉर्ट लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनको पुरस्कार मिलना है, आपको अंत में धकिया के बाहर कर दिया जाएगा। और वही हुआ। वो आपको क्यों पुरस्कार देंगे जो अडानी से प्रायोजित है? नहीं देंगे आपको। वो अपमानित करने के लिए आपको, या लिस्ट बनानी है तो 8 नाम तो होने चाहिए, इसलिए 8 नामों में आपको शामिल कर देंगे। मुझे लगता है इतना जिद्दी तो लेखक को होना चाहिए पुरस्कार वाले मसले पर, तो कम से कम। अब मैं कुछ भूल गई हूँ जो तो मैं कहना ऐसे तो पर अशोक सर आप नोबेल प्राइज भी नहीं ले पाएंगे, फिर उसके ऊपर भी सवाल है। हाँ, तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने नोबेल प्राइज के लिए भी मना किया है। नोबेल प्राइज कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने आज तक मना ही नहीं किया है। नोबेल प्राइज को भी लोगों ने मना किया है। आलू का बोरा कहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम जब चल रहा था तो अलग तरह के विरोध थे वहां पर। लेकिन जिन लोगों को नोबेल मिला तो उन्होंने उसके बाद जो किया, क्योंकि उनके लिए उनको एक पहचान मिली, उनके काम को पहचान मिली, उन्होंने उसको और फैलाया, प्रसार किया, ये भी तो होता है। मतलब मैं वही डेविल्स एडवोकेट, नथिंग एल्स। उन्होंने पहले ही इतना काम कर लिया था कि उनको नोबेल मिला। बाद में क्या किया, वो शायद वैसे भी करते, बिना नोबेल के भी करते, किताबें कुछ ज़्यादा बिक जाती हैं, नाम कुछ उनका और ले लिया जाता है। और मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नोबेल मिलेगा तो मैं ले लूँगा, मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं ले लूँगा नोबेल। नोबेल किसी को भी मिले, यहाँ जो लोग बैठे हैं तो उनको ले लेना चाहिए। बट नोबेल हिंदी में मिल कहाँ रहा है? नहीं। कौन सा पुरस्कार है जिसको नोबेल कहा जाए हिंदी में? और आगे कहाँ देना है ये सोच के रखना है, जब मिल जाएगा। बॉब डायलन को जब मिला था नोबेल तो लेने भी नहीं गया था। उसने कहा था मुझे परफॉर्मेंस करनी है, तो वो वहाँ लेने नहीं गया था। तो सबके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे ज़रा सा अचरज हो रहा था, अब पुरस्कार मिलता है तो उसे ड्राइंग रूम में क्यों रखते हैं? हमने तो खो दिया, हमने तो एक भी कहीं नहीं रखा, पता नहीं कहाँ। 2 पुरस्कार मिले हैं मुझे ज़िंदगी में, मगर मैंने वो कहाँ रखे, क्या किए, मुझे पता नहीं है। और वापस कहाँ करने, क्या जो वापस हुए थे, एक बात बतलाऊँ असली, कि चेक तो किसी ने वापस किया नहीं। वो तो साहित्य अकेडमी ने बुलाया नहीं, तो पैसे तो उन्हीं के पास रहे। और वो पैसा उन्होंने, हमने बहुत मांगा कि भाई थोड़ा पैसा दे दो। चेन्नई में उन दिनों बहुत बाढ़ आई हुई थी और बेंगलोर से वहाँ राहत का सामान ले जा रहे थे, किसी ने नहीं दिया। जिसने पुरस्कार लौटाया था उसने वो पैसा कहीं नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। तो मुझे लगता है, उदय जी 1 सेकंड पहले मैं बोलूं, मुझे लगता है कि साहित्य अकेडमी वापस करना हमारे समय की बड़ी घटना थी, उसको इस तरह से ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। जी कर रही हैं आप, सॉरी। ट्रिविलाइज का सवाल नहीं है, आप दूसरा जो कहे वो ट्रिवियल होता है, ये हमारे खास। अब उदय जी कुछ उदय, हाँ जी उदय जी आपके पास हम माइक भेज देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अब हम ऑडियंस के पास ही चले जाते हैं, और अभी लड़ाई ना करें आप लोग। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे बहुत देख चुकी हूँ, यहाँ सामने लाइव ना करें। इंटेंट अच्छा, का भी मेरे सवाल नहीं, आया। अपना विचार है वो, हम यही समझने के लिए हमने बात करनी शुरू की थी कि इसकी ये भी लेयर है, इसकी ये भी लेयर है, इसकी ये भी बात है, लड़ाई नहीं। जी सर, इतनी अनुमति दें, इजाज़त दें। ये इंटेंट की बात भी आई और सत्ता की भी बात आई। तो सत्ता किसके पास है ये अभी भी डिबेटेबल है। मेरे धारणा कुछ और है कि सत्ता कुछ और किसी के पास, सिर्फ पूंजी से तय नहीं होती है। जो पूरी सोशल स्ट्रक्चर है उसमें कौन सबसे ऊपर है और कौन किसी तरह के सब्जुगेशन का एजेंसी चला रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों शब्द अभी भी स्थगित रखे जाएं। और अनिश्चित समय में मृदुला जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह विवेक का मसला है, कोई एक ही रास्ता नहीं है, दिस इज़ द वे। और लेनिन को भी याद करें, वेयर टू गो। फिर उसके जवाब में आया था ये 75 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, यही रास्ता है। तो ये जो डिटर्मिनिज़म है वो लेखकों को अपनी चीज़ों से टो करवाना, हर लेखक को इसके विरुद्ध। देखिए, हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं,
हम अपने प्रतिनिधि हैं, एक नागरिक के प्रतिनिधि हैं, एक मनुष्य के प्रतिनिधि हैं, और लेखक किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता और कर नहीं सकता। और उदाहरण देखने हो लेफ्ट के और राइट के मैं हज़ारों गिना सकता हूँ। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं, और सोशल मीडिया का भी सवाल यहाँ आता है कि आप किसी को फासिस्ट कह देते हैं, कम्युनल कह देते हैं, तो हो सकता है कि जो उस समय हुई किलिंग्स, शॉर्ट डेट बहुत किए गए, बहुत लोग मारे गए, वो ख़तरे हमने भी उठाए हैं। आज भी मैं बता रहा हूँ, अपनी बॉडी, अपनी फैमिली और अपने सोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आज भी। और यह स्वीकार करना होगा उन सभी फोर्सेस को। अडानी का नाम लिया, मैंने तो स्वीकार किया। कलिंगा अवार्ड जिसको आप लोगों ने लौटाया, मैंने लिया। और परसों ही शायद हुआ है एक और अवार्ड, उसका जूरी में था, वो मैंने किसको दिया है आप देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी, जिस नैतिकता की बात बार बार अमर्त्य सेन करते थे और कहा करते थे कि जितने भी इक्स हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सब इक्स से ही, यानी नैतिकता से ही, उसी से डिराइव किए गए हैं। तो नैतिक होना पहली, और रमेश उपाध्याय, उनकी किताब आई हिंदी में, कम्युनिस्ट नैतिकता। तो क्या कोई कम्युनिस्ट बचा है क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ। इतना बड़ा शिव का गांडीव था वो, द गॉड दैट फेल्ड, उसको उठा नहीं सकता था कोई। धर्म की बात करें, धर्म का जो गांडीव कोई नहीं उठा सकता। और जब रिलीजन बिकम्स ए क्लोज सोसाइटी, वो उसी तरह से हो जाती है जैसे आइडियोलॉजी बिकम्स ए क्लोज सोसाइटी। तो हम लोग, फिर से मैं कह रहा हूँ, हम लोग पोस्ट पॉलिटिकल एज में हैं। हमने पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को देखा है, और दोनों में लेखक की यातनाएं देखी हैं। आज मैं फिर से अनुरोध करता हूं आप लोगों से कि किसी भी अकेले व्यक्ति पर, किसी भी अकेले लेखक पर अपने धारणाओं के कारण, चाहे यूट्यूब चलाएं, चाहे फेसबुक चलाएं, और चाहे मीडिया में जाएं, हमेशा उसको थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए कि अपनी बात कह सके। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मृदुला जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हम अब इनसे बात कर लेते हैं, जो लोग बैठे हैं वो, उसमें आप ज़रूर आखिरी सेंटेंस कहना चाहती हूँ कि सत्ता किसके पास है ये सब जानते हैं जी। आज का पर मुझे लगता है विवेक पर सब लोग सहमत हो गए हैं, विवेक पर सबकी सहमति बन गई है, #विवेक। तो अब आगे इस बात को बढ़ाएंगे। माइक उनको दे दीजिए पहले एक बारी। मैं हरीश, हरियाणा से, हरीश पेलक। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ये जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ पर नैतिकता की, यहाँ पर बुद्धि विवेक की, ज्ञान की, विज्ञान की और सियासत की भी झलक बातों में जो देखने को मिली। कहीं जाने की प्रक्रिया में, और क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब किसी के कहने से मुझे ध्यान में आता है कि मेरे टीचर एक थे और मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ये टीचर बहुत खड़ूस हैं। उस खड़ूस शब्द ही उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं उसी को सेम कोट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उनसे मिला, मैंने बात की, मुझे मेरी हर समस्या का उन्होंने समाधान दिया। किसी को गलत या सही कहना, जैसा मैम ने बताया कि विवेक शब्द बहुत अच्छा रहेगा उस चीज़ के लिए। जब हम जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी संस्था को, किसी भी संस्थान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचार को, किसी भी नैतिकता को, किसी भी मूल्य को, तब तक हम कैसे अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है? हम अपने आप में व्यक्तिगत रूप से गलत और सही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें इतना मौका तो मिले कि हम जाएं और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर सकें। मैं सर ये जानना चाहता हूँ। प्रश्न यही है कि हम क्यों ना जाएं? हाँ, हमें जाने, चीज़ों को सीखने के लिए जाना पड़ेगा। दरअसल यहाँ बात लेखकों के जाने न जाने की हो रही थी, दर्शकों के, पाठकों के जाने न जाने की बात नहीं हो रही थी। वो दूसरे स्तर पे बात हो रही थी। आम लोगों के जाने न जाने या श्रोता के रूप में कहीं जाने न जाने की बात नहीं हो रही थी। श्रोता के रूप में मेरी भी कहीं भी इच्छा हो, मैं कहीं जाता हूँ, कोई कहीं जाता है तो कोई आपको सुनने रोकने नहीं जाएगा। लेकिन जब आप किसी मंच पर जाते हैं तो दरअसल उस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं और कई बार उस विचारधारा का भी हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए तो पहले दर्शक के रूप में जाकर ये तय कर लें कहाँ जाना सही है, कहाँ नहीं, और उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे, अगर लेखक के रूप में आपको बुलाया जाता है, ज़रूर जाए। मेरा सवाल मंच पर बैठे लेखक और पत्रकार आप चारों लोगों से ये है कि क्या आज का पत्रकार और आज का लेखक सिर्फ अवार्ड और पुरस्कार और मंच इनमें ही उलझा रह गया है? और दूसरा सवाल ये है कि जो हिंदी पत्रकारिता जिस उद्देश्य और लेखक हिंदी का जो ओज रहा है
जो आज़ादी में उसका योगदान रहा है, क्या आज का लेखक पत्रकार जेल जाने के डर से इन मंचों में इन अडानी, इन अंबानी, इन टाटा और ये पूंजीवादी इन सब से ध्यान भटकाने के लिए कार्य कर रहा है, या जो मृदुल्ला मैम ने कहा कि जो 80% लोग हैं, या उन 80% लोगों के लिए काम लिखना शुरू करेगा, या फिर वो 20% जो अवार्ड के लिए लिख रहे हैं सिर्फ वही लिखता रहेगा? ये तो आप तय करेंगे ना कि वो किस लिए लिख रहा है, हमें क्या पता। हम तो ये अधिकार हम लोगों के पास नहीं रहा है। आपने सवाल पूछा ना, सुन तो लो भाई। ये तो पाठक तय करेगा, समय तय करेगा कि हम 20% के लिए लिख रहे हैं, 80% के लिए लिख रहे हैं, जेल जाने के लिए लिख रहे हैं कि राज्यसभा के लिए लिख रहे हैं। ये हम ही कैसे तय कर लेंगे यहाँ पे 4 लोग बैठ के? और जहाँ तक ये 4 लोग बैठे हैं, सर्वप्रिया को अभी कुछ बहुत अच्छे पुरस्कार मिले, मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा बड़े पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की रिपोर्टिंग सर्वप्रिया कर रही हैं इस समय कोई भी कर रहा है, तो उनको तो पुरस्कार मिले तो बहुत अच्छा है। बाकी हम लोग को मिला ही क्या है कि हम लोग के ऊपर इतनी तेज गुस्सा हो रहे हो। ठीक है सर, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ सर, जो मैं हिंदी भाषा का या हिंदी पे जो आजकल डिबेट हो रही है और जिस तरह से हिंदी को आज कृष्ण कुमार सर भी बोल रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कि जो ये संकट आया है इसकी जिम्मेदारी क्या आज के लेखक लेंगे या फिर जो लिख के चले गए उनकी जिम्मेदारी है? इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा चलो ले लिया, बताओ क्या करें। ले ली मैंने, सारी जिम्मेदारी ले ली, सबकी जगह पर ले ली, बताओ क्या करें अब आगे। सर तो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन करोगे ना आप? सुनोगे आप मेरी सुनोगे? हमारा मार्गदर्शन करें, हम ले। हेलो जी मैम, यहाँ मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता है जी। नमस्कार सभी को। मैं अभी जब ये पूरा डिबेट देख रहा हूँ, या जितना भी जो टीवी या मीडिया के माध्यम से जितना देखते हैं, तो जितना भी ये जो हमारे जो प्रबुद्ध जो भी सम्माननीय लेखक, ये 2 वर्ग में बटे हुए होते हैं। एक तो लेफ्ट में और दूसरा राइट में। मैं बैठ के ही बात कर लेता हूँ। हाँ, बैठ के कर लीजिए। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि पहले तो ये जब हमारा ये जितना कुछ ये त्याग वाली भावना होती है कि हम कोई भी बड़ा व्यापारी या रेड कारपोरेट का जो भी व्यक्ति है, हम उनको हर जगह पे कोशिश करते हैं कि उनको हटा के रखें या उनसे जो भी प्रायोजित कार्यक्रम है वहाँ पे ना जाएं। पहला सवाल यही है कि इन सारी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जितना पढ़ने लिखने का एक जो दौर है वो वैसे भी कम होता जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये कहीं ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। सवाल थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बार बार हमसे कहा जा रहा है कि टाइम हो गया है। जी ठीक है, बस यही मेरा सवाल है कि ये कितना फ़र्क पड़ रहा है इन सारी चीज़ों पे, लेफ़्ट और राइट को ये जो बनाया जा रहा है। पहला तो एक मेरा सवाल तो यही है। बाकी मेरे दिमाग में हरदम ये आता है कि हम दोनों चीज़ों को क्या समायोजित करके देख सकते हैं, या दोनों की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एक जगह पे, कोई भी राइटर है, कुछ चीज़ें दोनों में अच्छी हैं तो क्या उसको समायोजित भी करके कुछ लिखा पढ़ा जा सकता है? और हम ये जो त्याग कर रहे हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? या लेफ़्ट के साथ हो या राइट के साथ हो, दोनों में से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने विवेक से काम लें तो वही आपको ठीक रास्ते पर पहुंचाएगा। नहीं तो किसी भी वाद के साथ चलेंगे तो यही होगा। और ये पूंजीपतियों की तो सत्ता नहीं है ना, सत्ता में तो और लोग भी हैं। सत्ता में तो सरकार है, उसका नाम लेने से क्यों डरते हैं इतना? हेलो, इसके साथ मैं आधी लाइन जोड़ दूं कि जो ही आप विवेक से चलेंगे आपको लेफ्ट कह दिया जाएगा, आप हो चाहे ना हो। देखिए, अब हम और सवाल नहीं ले पाएंगे हमें। अच्छा, आपके हाथ में माइक ही है तो जल्दी से सवाल जल्दी से पूछिए। जी मैम, नमस्ते सभी को। मेरा सवाल ये है कि सवाल यही है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। तो मैं यहाँ आया था कि साहित्य पर कुछ बातें हो जाएंगी, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं साहित्य के। क्योंकि यहाँ की पूरी बात लेफ्ट और राइट, अंबानी, अंडानी, एलन मस्क की हुई है। तो सवाल मेरा वही है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसके पहले वाले सेशन में आप नहीं थे तो फिर वहां से साहित्य आपको कुछ नहीं मिला। तो आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, अपने क्लासरूम में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, अच्छी किताबों के पास जाएं और लगातार पढ़ें। अरे हम लोगों को विद्यार्थी हुए 30 साल हो गया तो हम थोड़ा अलग तरह की बात करेंगे ना यहाँ पे। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैम, एक लास्ट क्वेश्चन।
मैम एक लास्ट अच्छा चलिए आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लेखक के तौर पर हम सामाजिक परिस्थिति और अपने व्यक्तिगत विचारों के अंतर्द्वंद का हल कैसे तराशें? कि बहुत बार ऐसा होता है कि सामाजिक परिस्थिति हमें एक अलग तरह से इन्फ्लुएंस कर रही होती है और हमारे व्यक्तिगत विचार हमें अलग तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं किसी और जगह पे जाने के लिए। तो इसका जो अंतर्द्वंद होता है तो उसका हल कैसे तराशा जाए? उसका कोई एक जवाब नहीं है ना, हर बार उसका जवाब ढूंढना पड़ता है, हर परिस्थिति में आपको जवाब ढूंढना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि जो सामाजिक स्थितियाँ हैं जो वो हमें बतला रही हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हम व्यक्तिगत रूप में महसूस करते हैं। मैम जैसे आपकी रचनाओं को अगर पढ़ा तो आपकी रचनाओं में रूढ़ियों को तोड़ना ज़्यादा झलकता है, तो आपने कैसे इन अंतर्द्वंदों का सामना किया? तुम मुझे देख रही हो ना कैसे किया, बहुत कुछ झेला मैंने बहुत कुछ झेला हमने। और हमें अब कोई अवार्ड नहीं देता क्योंकि वो सोचते हैं इसको दे देंगे, कल ये कुछ ऐसा काम करेगी जो सरकार के खिलाफ होगा। इसका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। हमने इसलिए आने का यहाँ सोचा था कि कम से कम कुछ विमर्श और युवाओं को थोड़ा सोचना सिखाया जाए क्योंकि सोचना ही बंद हो गया है अभी। थैंक यू सो मच।